सुनो कहानी की प्रस्तुति बड़े बाबू। 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद आखिर मैं अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए होंगे। इसे रूपक न समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी। और क्या, और मेरी बिसात क्या, एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, वो बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपने लगा। जी मैं आया बड़े बाबू के कदमों पर बिछ जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर मुझे पूरा यकीन है, उतना ही पूरा जितना अपने अंधेरे घर पर। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आते तो भी यकीनन मुझे वो ज़बरदस्त खुशी न होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई। आंखों में सरसों फूल गई। सारा दिल और दिमाग एक बगीचा बन गया। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए। सामने कुर्सियां, पंखों और खस की टट्टियों से सज सजाया कमरा। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी थी और इंजानिब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनियावी फर्ज अदा कर रहे थे। नज़र नियाज का तूफान बरपा था और मैं किसी तरफ आंख उठाकर न देखता कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अचानक एक शेर जैसी गरज ने मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल सा ला दिया। क्या काम है? हाय रे, ये भोलापन। इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही निसार है। इस ड्योढ़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट गुजर गए। चौखट का पत्थर घिसकर जमीन से मिल गया। ईदू बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी ड्योढ़ी की भेंट चढ़ गई। और मुझसे आज सवाल होता है, क्या काम है? मगर नहीं, ये मेरी ज़्यादती है, सरासर जुर्म। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की और माली और तमददुनी मसलों में दिन रात लगा रहता हो, जो दिमाग डाकिटों, सर्कुलरों, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ से दबा जा रहा हो, उसके नज़दीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हस्ती ही क्या। मच्छर अपने को चाहे हाथी समझ ले, पर बैल के सींग को उसकी क्या खबर। मैंने दबी जबान से कहा, हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू फिर गरजे, क्या काम है? अब की बार मेरे रोए खड़े हो गए। खुदा के फजल से लहीम शहीम आदमी हूँ। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरे डील डॉल और मेरी बहादुरी और दिलेरी की धूम थी। हॉकी टीम का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग बाकी होंगे। मुमकिन है दो चार अब बैसाखियाँ लिए चलते हों या रेंगते हों। बम्बई क्रॉनिकल और टाइम्स में मेरी गेंदों की धूम थी। मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए बोला, हुजूर की कदम बोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपरदार पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से, लीजिए ये कदम हाजिर है, जितने बोसे चाहे लीजिए, बेहिसाब मामला है। मुझसे कसम ले लीजिए जो मैं गिनूं, जब तक आपका मुंह न थक जाए लिए जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी का क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े जब तक बड़े संयम व्रत से मिलती है, वो मुझे बैठे बिठाए बगैर हर फटकारी लगाए हासिल हो गई। वल्लाह हूँ मैं भी खुशनसीब। आप अपने दोस्त अहबाब आत्मीय स्वजब जो हूँ उन सब को लाए तो और भी इच्छा। मेरे यहाँ सबको छूट है। हंसी के पर्दे में ये जुल्म बड़े बाबू कर रहे थे, उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज हो, इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दरवाजे का भिखारी बना हुआ है। जी मैं तो आया कि हजरत के बड़े पैर को खींच लूँ और आपकी ज़िंदगी भर के लिए सबक दे दूँ, और आपको ज़िंदगी भर के लिए सबक दे दूँ कि बदनसीबी से दिल लगी करने का ये मज़ा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर जब्र कराए, जिल्लत का एहसास न पैदा करे, तो वो बदनसीबी क्यों कहलाए। मैं भी एक ज़माने में इसी तरह लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर हंसता था। उस वक्त इन बड़े बाबुओं की मेरी निगाह में कोई हस्ती न थी। कितने ही बड़े बाबुओं को रुलाकर छोड़ दिया।
कोई ऐसा प्रोफेसर न था जिसका चेहरा मेरी सूरत देखते ही पीला ना पड़ जाता हो। हजार हजार रुपया पाने वाले प्रोफेसरों की मुझसे कोर दबती थी। ऐसे क्लर्कों को मैं समझता ही क्या था। लेकिन अब वो ज़माना कहाँ। दिल में पछताया कि नाहक कदमबोसी का लफ्ज़ जबान पर लाया, मगर अपनी बात कहना ज़रूरी था। मैं पक्का इरादा करके आया था कि इस ड्योढ़ी से आज कुछ लेकर ही उठूँगा। मेरे धीरज और बड़े बाबू के इस तरह जानबूझ अनजान बनने से रस्सा कशी थी। दबी जबान से बोला, हुजूर ग्रेजुएट हूँ। शुक्र है, हजार शुक्र है। बड़े बाबू हंसे, जैसे हांडी उबल पड़ी हो। वो गरज और करख्त आवाज़ न थी। मेरा माथा रगड़ना आखिर कहाँ तक असर न करता। शायद असर को मेरी दुआ से दुश्मनी नहीं। मेरे कान बड़ी बेकरारी से वे लफ्ज़ सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे जिनसे मेरी रूह को खुशी होगी। मगर जितनी मायूसी इन कानों को हुई है उतनी शायद पहाड़ खोदने वाले फरहाद को भी न हुई होगी। वो मुस्कुराहट न थी, मेरी तकदीर की हंसी थी। हुजूर ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क और कौम के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी दिली तमन्ना है मुल्क का हर एक नौजवान ग्रेजुएट हो जाए। ग्रेजुएट ज़िंदगी के जिस मैदान में जाए उस मैदान को तरक्की ही देगा। मुल्की, माली, तमदुनी, मजहबी गरज की हर एक किस्म की तहरीक का जन्म और तरक्की ग्रेजुएटों पर ही निर्भर है। अगर मुल्क में ग्रेजुएटों का ये अफसोसजनक अकाल न होता तो असहयोग और तहरीक क्यों इतनी जल्दी मुर्दा हो जाती। क्यों बने हुए रंगे सियार, दगाबाज, जरपस्त लीडरों को डाके जनी के ऐसे मौके मिलते हैं। तबलीग क्यों मुबल्लिगे अलैहिस्सलाम की इल्लत बनती। ग्रेजुएट में सच और झूठ की परख, निगाह का फैलाव और जांचने तौलने की काबिलियत होना ज़रूरी बात है। मेरी आंखें तो ग्रेजुएटों को देखकर नशे की हद तक खुशी से भर उठती हैं। आप भी खुदा के फजल से अपनी किस्म की बहुत ही अच्छी मिसाल हैं, बिल्कुल अप टू डेट। ये शेरवानी तो बरकत एंड को की कंपनी की सिली हुई होगी। जूते भी डासन के हैं। क्यों ना हो, आप लोगों ने कौम की ज़िंदगी के मेयर को बहुत ऊंचा बना दिया है और अब ये बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। ब्लैक बर्ड भी है, वेस्ट एंड की रिस्ट वॉच भी है। बेशक अब कौमी बेड़े को ख्वाजा खिजर की ज़रूरत भी नहीं, वो उनकी मिन्नत न करेगा। हाय तकदीर और वाय तकदीर। अगर जानता कि ये शेरवानी और फाउंटेन पेन और रिस्ट वॉच यूँ मजाक का निशाना बनेगी तो दोस्तों का एहसान क्यों लेता। नमाज बख्शवाने आया था, रोज़े गले पड़े, किताबों में पढ़ा था गरीबी का हुलिया ऐलान है अपनी नाकामी का, न्योता देना है अपनी ज़िल्लत को, तजुर्बा भी यही कहता था। चीथड़े लगाए हुए भिखमंगों को कितनी बेदर्दी से दुत्कारता हूँ, लेकिन जब कोई हजरत सूफी साफ़ी बने हुए, लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखेरे, सुनहरा अमामा सिर पर बांका तिरछा शान से बांधे, संदली रंग का नीचा कुर्ता पहने कमरे में आ पहुँचते हैं तो मजबूर होकर उनकी इज्जत करनी पड़ती है और उनकी पाकीज़गी के बारे में शुबह पैदा होने पर भी छोटी से छोटी रकम जो उनकी नज़र की जाती है वो एक दर्जन भिखारियों को अच्छा खाना खिलाने के सामान इकट्ठा कर देती। पुरानी मसल है, भेष से ही भीख मिलती है, पर आज ये बात गलत साबित हो गई। अब बीबी साहिबा की वो सलाह याद आई जो उसने चलते वक्त दी थी, क्यों बेकार अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो। वो साफ समझेंगे कि ये मांगे चांगे का ठाठ है। ऐसे रईस होते तो मेरे दरवाजे पर आते ही क्यों। उस वक्त मैंने इस तंबीह को बीवी की कम निगाही, उसका गंवारपन समझा, पर अब मालूम हुआ कि गंवारी ने भी कभी कभी सूझ की बातें कहती है, मगर अब पछताना बेकार है। मैंने आजिज़ी से पूछा, हुजूर कहीं मेरी भी परवरिश फरमाएं। बड़े बाबू ने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का कोई जानवर हूँ और बहुत दिलासा देने के लहजे में बोले, आपकी परवरिश खुदा करेगा, वही सबका रज़्ज़ाक है। दुनिया जब से शुरू हुई तब से तमाम शायर, हकीम और औलिया यही सिखाते आए हैं कि खुदा पर भरोसा रख, और हम हैं कि उनकी हिदायत को भूल जाते हैं। लेकिन खैर, आपको नेक सलाह देने में कंजूसी न करूँगा। आप एक अखबार निकाल लीजिए। यकीन मानिए इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं।
स्वादिष्ट तिलाव और यौन ताकत की दवाओं के नुस्खे लिखे। तिब्बे अकबर में आपको हज़ारों नुस्खे मिलेंगे। लाइब्रेरी जाकर नकल कर लाइए और अखबार में नए नाम से छापिए। कोक शास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा हो तो एक बार पढ़ जाइए और अपने अखबार में शादी के मज़ों के तरीके लिखिए। कर्मेंद्रिय के नाम जितने ज़्यादा आ सके बेहतर है। फिर देखिए कैसे डॉक्टर और प्रोफेसर और डिप्टी कलेक्टर आपके भक्त हो जाते हैं। इसका ख्याल रहे कि ये काम हकीमाना अंदाज से किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में थोड़ा फ़र्क है। व्यापारी सिर्फ अपनी दवाओं की तारीफ करता है, हकीम परिभाषाओं और सुक्तियों को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ भरोसा दिलाने वाली होती है। अगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की ज़रूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर है। अगर इस काम में आपको कुछ दिक्कत मालूम होती हो तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्धि पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिरत बाजी होती है। इतना समझाए देता हूँ कि शुद्धि के लिए फ़ौरन तैयार हो जाइए। पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मंगा लाइएगा। एक हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज़ कीजिएगा, मगर ऐतराज़ ऐसे हो जिनका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस आपकी चांदी है। आप इसके बाद इस्लाम की मुखालिफत पर 2-1 मजमून या मजमूनों का सिलसिला किसी हिंदू रिसाले में लिख देंगे तो आपकी ज़िंदगी और रोटी का मसला हल हो जाएगा। इससे भी एक सरल नुस्खा है, तबलीगी मिशन में शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खासकर नौजवान बेवा पर डोरे डालिए। आपको ये देखकर हैरत होगी कि वो कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी ज़िंदगी के लिए एक मशाल साबित होंगे। वो ऐतराज़ नहीं करती, शौक़ से इस्लाम कबूल कर लेगी। बस अब आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर आप ज़रा एहतियात से काम करते रहें तो आपकी ज़िंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेबे में दीनों दुनिया दोनों ही पार है। जनाब लीडर बन जाएंगे। वल्लाह एक हफ्ते में आपका शुमार नामी गरामी लोगों में होने लगेगा। दीन के सच्चे पैरी हज़ारों सीधे साधे मुसलमान आपको दीन की डूबती हुई किश्ती का मल्लाह समझेंगे। फिर खुदा के सिवा और किसी को खबर न होगी कि आपके हाथ क्या आता है और कहाँ जाता है, और खुदा भी कभी राज नहीं खोला करता। ये आप जानते ही हैं। ताज्जुब है कि इन मौक़ों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। मैं तो बूढ़ा हो गया और अब कोई नया काम नहीं सीख सकता, वरना इस वक्त लीडरों का लीडर होता। इस आग की लपट जैसे मजाक ने जिस्म में शोले पैदा कर दिए। आँखों से चिंगारियाँ निकलने लगी। धीरज हाथ से छूटा जा रहा था, मगर कहरे दरवेश बरजाने दरवेश के मुताबिक सिर झुका कर खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थी, सब धरी रह गई। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में न आया। यूँ खुदा के फजल से बेवकूफ़ या कुंद जहान नहीं हो। अच्छा दिमाग पाया है। इतने सोच विचार से अच्छी कोई सी गज़ल हो जाती, पर तबीयत ही तो है ना लड़ी। इत्तेफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आ गया कि सिफारिशों ख़तों का एक पोथा भी साथ लाया हूँ। रोब का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका आज तजुर्बा हो गया। उम्मीद से चेहरा फूल की तरह खिल उठा। ख़तों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर ये चंद ख़त हैं, इन्हें मुलाहिज़ा फरमा लें। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज़ पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नज़र डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छिपा रखा था? मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बर्पा हो गया। ज़बान जो बंद थी खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर की शान शौकत ने मुझ पर इतना रोब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन ख़तों की याद न रही। हुजूर से मैं बिना नमक मिर्च लगाए सच सच कहता हूँ कि मैंने इनके लिए किसी तरह की कोशिश या सिफारिश नहीं पहुँचाई, किसी तरह की भागदौड़ नहीं की। बड़े बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला न कहता। आप बेशक बड़े खुशनसीब हैं कि ये नायाब चीज़ आपको बेमांगे मिल गई। इसे ज़िंदगी के सफ़र का पासपोर्ट समझिए। वाह, आपको खुदा के फजल से एक कदरदान नसीब हुए। आप ज़हीन हैं, सीधे सच्चे हैं, बेलौस हैं, फर्माबरदार हैं। ओफो,
आपके गुणों की तो कोई इंतहा ही नहीं है। कसम खुदा की, आप में तो तमाम भीतरी और बाहरी कमाल भरे हुए हैं। आप में सूझबूझ, गंभीरता, सच्चाई, चौकसी, कुलीनता, शराफत, बहादुरी, सभी गुण मौजूद हैं। आप तो नुमाइश में रखे जाने के काबिल मालूम होते हैं कि दुनिया आपको हैरत की निगाह से देखे और दांतों तले उंगली दबाए। आज किसी भले का मुंह देखकर उठा था कि आप जैसे गुड़ियों की शान के काबिल नहीं। आपको ये कब गवारा होगा? इस दायरे में आते ही आदमी बिल्कुल जानवर बन जाता है। बोलिए, आप इसे मंजूर कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मैंने डरते डरते कहा, जनाब ज़रा इन लफ्ज़ों को खोल कर समझा दीजिए। आदमी के जानवर बन जाने से आपकी क्या मंशा है? बड़े बाबू ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई पेचीदा बात न थी जिसका मतलब खोलकर बताने की ज़रूरत हो। तब तो मुझे बात करने के अपने ढंग में कुछ सुधार करनी पड़ेगी। इस दायरे के उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़रूरी और लाजमी सिफत सूझबूझ है। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो इस लफ्ज़ से अदा होता है या नहीं। इसका अंग्रेज़ी लफ्ज़ है इंट्यूशन, इशारे के असली मतलब को समझना। मसलन अगर सरकार बहादुर यानी हाकिम जिला को शिकायत हो कि आपके इलाके में इनकम टैक्स कम वसूल होता है, तो आपका फ़र्ज़ है कि उसमें अंधाधुंध इजाफा करें, आदमी की परवाह ना करें। आमदनी का बढ़ाना आपकी सूझबूझ पर निर्भर है। एक हल्की सी धमकी काम कर जाएगी और इनकम टैक्स दुगना तिगुना हो जाएगा। यकीनन आपको इस तरह अपना ज़मीर बेचना गवारा ना होगा। मैंने समझ लिया कि मेरा इम्तिहान हो रहा है। आशिकों जैसे जोश और सरगर्मी से बोला, मैं तो इसे ज़मीर बेचना नहीं समझता, ये तो नमक का हक है। मेरा ज़मीर इतना नाजुक नहीं है। बड़े बाबू ने मेरी तरफ कदरदानी की निगाह से देखकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आप मुझे होनहार मालूम होते हैं, लेकिन शायद ये दूसरी शर्त आपको मंजूर ना हो। इस दायरे के मुरीदों के लिए दूसरी शर्त यह है कि वे अपने को भूल जाएं। कुछ आया आपकी समझ में? मैंने दबी जबान में कहा, जनाब को तकलीफ़ तो होगी, मगर ज़रा फिर इसको खोल कर बतला दीजिए। बड़े बाबू ने त्योरियों पर बल देते हुए कहा, जनाब ये बार बार का समझाना मुझे बुरा मालूम होता है। मैं इससे ज़्यादा आसान तरीके से अपने ख्यालों को जाहिर नहीं कर सकता। अपने को भूल जाना ही बहुत आम मुहावरा है। अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी शख्सियत को फना कर देना, अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर देना। आपकी वजाकता से, आपके बोलने बात करने के ढंग से, आपके तौर तरीक़ों से आपकी हिंदियत मिट जानी चाहिए। आपके मजहबी, अखलाकी और तमददूनी असरों का बिल्कुल गायब हो जाना ज़रूरी है। मुझे आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि इस समझाने पर भी आप मेरा मतलब नहीं समझ सके। सुनिए, आप गालिबान मुसलमान हैं, शायद आप अपने अकीदों में बहुत पक्के भी हों। आप नमाज और रोज़े के पाबंद हैं? मैंने पंख से कहा, मैं इन चीज़ों का उतना ही पाबंद हूँ जितना कोई मौलवी हो सकता है। मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई सिवाय उन वक्तों के जब मैं बीमार था। बड़े बाबू ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो आपके अच्छे अखलाक ही कह देते हैं, मगर इस दायरे में आकर आपको अपने अकीदे और अमल में बहुत कुछ छांट काट करनी पड़ेगी। यहाँ आपका मज़हब मजहबियत का जामा अख्तियार करेगा। आप भूल कर भी अपनी पेशानी को किसी के सामने सिजदे में ना झुकाएं। कोई बात नहीं। आप भूल कर भी ज़कात के झगड़े में ना फंसें। कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने मज़हब के नाम पर फरियाद करने के लिए हमेशा आगे आगे रहना और दूसरों को आमादा करना होगा। अगर आपके ज़िले में 2 डिप्टी कलेक्टर हिंदू और मुसलमान सिर्फ एक, तो आपका फ़र्ज़ होगा कि हिज एक्सेलेंसी गवर्नर की खिदमत में एक डेपुटेशन भेजने के लिए कौम के रईसों को आमादा करें। अगर आपको मालूम हो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी ने कसाईयों के शहर से बाहर दुकान रखने की तजवीज़ पास कर दी है, तो आपका फ़र्ज होगा कि कौम के चौधरियों को उस म्यूनिसिपैलिटी का सिर तोड़ने के लिए तहरीक करें। आपको सोते जागते, उठते बैठते जाति प्रेम का राग आलापना चाहिए। मसलन इम्तिहान के नतीजों में अगर आपको मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या मुनासिब से कम नज़र आए, तो आपको फ़ौरन चांसलर के पास एक गुमनाम ख़त लिख भेजना होगा कि इस मामले में ज़रूर ही सख्ती से काम लिया गया हो। ये सारी बातें उसी इंट्यूशन वाली शर्त के भीतर आ जाती हैं। आपको साफ साफ शब्दों में या इशारों से ये काम करने की हिदायत ना की जाएगी।
सब कुछ आपकी सूझबूझ पर मुनहसर होगा। आप में ये जौहर होगा तो आप एक दिन ज़रूर ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। आपको जहां तक मुमकिन हो अंग्रेज़ी में लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके बगैर हुक्काम आपसे खुश न होंगे। लेकिन कौमी ज़बान की हिमायत और प्रचार की सदा बात आपकी ज़बान से बराबर निकलती रहनी चाहिए। आप शौक़ से अखबारों का चंदा हज़म करें, मंगनी की किताबें पढ़ें, चाहे वापसी के वक्त किताब के पंट चिंत जाने के कारण आपको माफ़ी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन ज़बान की हिमायत बराबर ज़ोरदार तरीके से करते रहिए। खुलासा ये है कि आपको जिसका खाना उसी को खाना होगा। आपको बातों से, काम से और दिल से अपने मालिक की भलाई में और मजबूती से उसको जमाए रखने में लगे रहना पड़ेगा। अगर आप ये ख्याल करते हो कि मालिक की खिदमत के जरिए कौम की खिदमत भी करूँगा तो ये झूठ बात है, पागलपन है, हिमाकत है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फरमाइए, आप इस हद तक अपने को भूल सकते हैं? मुझे जबान देने में ज़रा देर हुई। सच ये है कि मैं भी आदमी हूँ और 20वीं सदी का आदमी हूँ। मैं बहुत जागा हुआ ना सही, मगर बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं हूँ। मैं भी अपने मुल्क और कौम को बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। मैंने तारीख़ पढ़ी है और उससे इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मज़हब दुनिया में सिर्फ़ एक है और उसका नाम है दर्द। मज़हब की मौजूदा सूरत धड़ेबंदी के सिवाय और कोई हैसियत नहीं रखती। खतने या चोटी से कोई बदल नहीं जाता। पूजा के लिए कलीसा, मस्जिद, मंदिर की मैं बिल्कुल ज़रूरत नहीं समझता। हाँ, ये मानता हूँ कि घमंड और खुदगर्जी को दबाए रखने के लिए कुछ ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उससे मुझे उन्नति मिलेगी या मेरी मुक्ति होगी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुझे दूसरों के हक छीनने से नफ़रत होगी। मुझ में खुदी का खासा अंश मौजूद है। यूँ अपनी खुशी से कहिए तो आपकी जूतियाँ सीधी करूँ, लेकिन हुकूमत की बर्दाश्त नहीं। महकूम बनना शर्मनाक समझता हूँ। किसी गरीब को जुल्म का शिकार होते देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। किसी से दब कर रहने से मर जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन ख्याल हालतों पर तो फतह नहीं पा सकता। रोज़ी की फ़िक्र तो सबसे बड़ी है। इतने दिनों के बाद बड़े बाबू की निगाहें करम को अपनी ओर मुड़ते देखकर मैं इसके सिवा कि अपना सिर झुका दूं, दूसरा ही क्या कर सकता था। बोला, जनाब मेरी तरफ से भरोसे रखें। मालिक की खिदमत में अपनी तरफ से कुछ उठा न रखूँगा। गैरत को फना कर देना होगा, मंजूर। शराफत के जज्बों को उठाकर ताक पर रख देना होगा, मंजूर। मुखबरी करनी पड़ेगी, मंजूर। तो बिस्मिल्लाह, कल से आपका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। मैंने सोचा था कल से कोई जगह मिल जाएगी। इतनी ज़िल्लत कबूल करने के बाद रोज़ी की फ़िक्र से तो आज़ाद हो जाऊंगा। अब ये हकीकत खुली, बरबस मुंह से निकला, और जगह कब तक मिलेगी? बड़े बाबू हंसे, वही दिल दुखाने वाली हंसी जिसमें तौहीन का पहलू खास था। जनाब मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई फ़कीर दरवेश नहीं। बेहतर है इस सवाल का जवाब आप किसी औलिया से पूछें। दरख्वास्त, दस्तरखान बिछा देना मेरा काम है। खाना आएगा और वो आपके हलक में जाएगा। ये पेशी न गोई मैं नहीं कर सकता। मैंने मायूसी के साथ कहा, मैं तो इससे बड़ी इनायत का मुंतज़िर था। बड़े बाबू कुर्सी से उठकर बोले, कसम खुदा की, आप परले दर्जे के कोड़म गज आदमी हैं। आपके दिमाग में भूसा भरा है। दस्तरखान का सामने आ जाना आप कोई छोटी बात समझते हैं। इंतज़ार का मज़ा आपकी निगाह में कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि इंतज़ार में इंसान उम्र गुजार सकता है। आप रोज़ाना कचहरी में आएंगे, गरम जदों से आपका सबका होगा, अमलों से आपका परिचित हो जाएगा। मामले बिठाने, सौदे पटाने के सुनहरे मौके हाथ आएंगे। हुक्काम के लड़के पढ़ाइए। अगर गंडेता 20 का फ़न सीख लीजिए तो आपके हक़ में बहुत फ़ायदेमंद हो। कुछ हकीमी भी सीख लीजिए। अच्छे होशियार सुनारों से दोस्ती पैदा कीजिए, क्योंकि आपको उनसे अक्सर काम पड़ेगा। हुक्काम की औरतें आप ही के मार्फत अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगी। मगर इन सब लटकों से ज़्यादा कारगर एक और लटका है। अगर वो हुनर आप में है तो यकीनन आपके इंतज़ार की मुद्दत बहुत कम हो सकती है। आप बड़े बड़े हाकिमों के लिए तफरीह का सामान जुटा सकते हैं। बड़े बाबू मेरी तरफ कनखियों से देखकर मुस्काए। तफरीह के सामान से उनका क्या मतलब है, ये मैं न समझ सका,
मगर पूछते हुए भी डर लगता था कि कहीं बड़े बाबू बिगड़ न जाएं और फिर मामला खराब हो जाए। एक बेचैनी की सी हालत में ज़मीन की तरफ ताकने लगा। बड़े बाबू ताड़ तो गए कि इसकी समझ में मेरी बात न आई, लेकिन अब की उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़े, न ही उनके लहजे में हमदर्दी की झलक थी। फरमाया, ये तो गैर मुमकिन है कि आपने बाजार की सैर की हो। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं हुजूर, बंदा इस कूचे को बिल्कुल नहीं जानता। बड़े बाबू ने कहा, तो आपको इस कूचे की खाक छाननी पड़ेगी। हाकिम पी आंख कान रखते हैं। दिन भर की दिमागी थकान के बाद स्वभावतः रात को उनकी तबीयत तफरीह की तरफ झुकती है। अगर आप उनके लिए आँखों को अच्छा लगने वाले रूप और कानों को भाने वाले संगीत का इंतज़ाम सस्ते दामों में कर सकते हैं या करा सके तो। मैंने किसी कदर तेज़ होकर कहा, आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे रूप की मंडी की दलाली करनी पड़ेगी। बड़े बाबू ने कहा, तो आप तेज़ क्यों होते हैं? अगर आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझते तो ये मेरा कसूर है कि आपकी अक्ल का? मेरे जिस्म में आग लग गई। जी में आया कि बड़े बाबू को जुजुत्सु के 2-4 हाथ दिखाऊं, मगर घर की बेसरो सामानी का ख्याल आ गया। बीवी की इंतज़ार करती हुई आंखें और बच्चों की भूखी सूरतें याद आ गई। जिल्लत का एक दरिया हलक से नीचे धकेलते हुए बोला, जी नहीं, मैं तेज नहीं हुआ था, ऐसी बेअदबी मुझसे नहीं हो सकती। ज़रूरत ने मेरी गैरत को मिटा दिया है। आप मेरा नाम उम्मीदवारों में दर्ज कर दें। हालात मुझसे जो कुछ कराएंगे वो सब करूँगा और मरते दम तक आपका एहसान मंद रहूँगा।